एज अंकगणित का आधारभूत परिमेय। इट मीन्स दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित का आधारभूत परिमेय है क्या? बहुत बड़ा नाम है, अंकगणित का आधारभूत परिमेय, मगर ये है इतना आसान, समझना इतना आसान है जैसे आप बचपन में इसको समझ भी चुके हैं। एकदम आसान, बचपन में जैसे खेलते हैं ना, खिलौने की भांति है, एकदम आसान है और बड़ी आसान भाषा में समझिए इसको। कह रहा है क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बात को समझिए, पहले लाइन को आप इतना तक समझिए। क्या कह रहा है? किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे तथा किसी अन्य से भी कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो कहा जितना भी भाज्य संख्या होता है ना, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कितना भी भाज्य संख्या होता है, जैसे आप बताइए कि 24 क्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए तोड़ते हैं इसको। तोड़ने आता है आप लोग का अभाज्य गुणनखंड? 24 को तोड़ने आता है? 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा? 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा? 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा? 3। तो 24 जो भाज्य संख्या, 24 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो 24 को यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में अगर हम गुणनफल के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। क्या आप बचपन में नहीं सीखे हैं? है ना, बोले ना बचपन में से जैसे एकदम आसान है। अब बताइए क्या 2 भाज्य है कि अभाज्य है? सब 2 अभाज्य संख्या ना है, और 3 क्या है? तो अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या को, इस भाज्य संख्या को आप इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। किसके रूप में लिख दिए? अभाज्य संख्याओं के गुना है ना, तो गुणनफल है ना, गुणनफल के रूप में लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे बताइए? तो खाली 24 को कि और भी लिख सकते हैं? कोनो भाज्य संख्या दे दीजिएगा ना, तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ के लिख दीजिएगा। नहीं लिख दीजिएगा? ऐसे नहीं तोड़ दीजिएगा। तो बस यही तो कह रहा है। उसके आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे लफड़ा हो जाए तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होने लगता है यहाँ पे। तथा गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और जान लीजिए, दुनिया में कोई भी आदमी अगर 24 को तोड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, दूसरा चीज नहीं आएगा। अब कोई बच्चा कहता नहीं भैया हम तो तोड़े हैं 24 को तोड़े हैं तो हमारा ऐसा आया है। कैसा आया है? 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया है। तो क्या हो गया? तो खाली इन्हें कार्य कर दिया, ये ने किया है 3 को है। कोई कहेगा नहीं भैया हम 24 को तोड़े हैं ना, तो हमको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 आया है। कोई कहेगा नहीं भैया हम तोड़े हैं ना 24 को, तो ऐसा आया है हमको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 आया है। अरे भैया वही तो बात है, कै गो 2 आया है? 3 गो 2 आया। कै गो 3 आया है? सब में तो वही आया। कै गो 2 है इसमें? कै गो 3 है इसमें? तो इसमें कै गो 2 है? बात तो बराबर है ना, सब वही बात तो है। सब में क्रम को इन्हें कर दी है तो यूनिक चीज ना। तो ये कहा कि अद्वितीय होता है, ओकरा जैसा दोसर कोनो नहीं होता है। और क्रम को ध्यान न दिया जाए तो, क्रम को छोड़ दिया जाए तो, क्रम को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत रंग का हो गया। 24 को आप ऐसे ही लिखे थे, 24 को तोड़े हैं तो आपको क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आया है। तो इहो वही है, इहो वही है, सब तो वही ना है, खाली क्रम सब में अलग अलग है, ये ना है। तो सब का देखिए, सब में 2 गो 3 का बार 2 का बार आया है 3 बार, और 3 का बार आया है 1 बार। तो क्रम को ध्यान ना दिया है तो अद्वितीय है कि अद्वितीय माने क्या? एक ऐसा होगा, है कि नहीं है?
तो यही था अंकगणित है, अंकगणित का आधारभूत परिमेय है। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत परिमेय है, नॉर्मल बात है। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए कि अंकगणित का आधारभूत परिमेय अप्लाई कर लिए हैं आप। कोई बच्चा कहे कि 24 को हम तोड़ेंगे, ठीक है, मगर ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हमको तोड़ने का मन करा 6 मरतबे, 6 चौका 24। कोई बच्चा लिख देता है 24 को 6 गुने 4, क्या सही है? नहीं, ये 24 भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य। क्या ये अभाज्य है? ये भी तो भाज्य हो गया। 6 भी तो टूटेगा और 4 भी तो भाज्य हो गया। यो तो कथी है? यो कथी है? भाज्य न हो गया। अरे भैया अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये 6 भी तो टूटेगा ना। किसमें टूटेगा? 6। तो 6 टूटेगा 2 और 3 में, और 4 किसमें टूटेगा? 2 गुने 2 में। तो फिर तो वही आ गया, कै गो 2? 3 गो 2, 1 गो 3 है कि नहीं है? तो ये तो भाई भाज्य संख्या में तोड़िएगा तब ना टूटेगा, अभाज्य संख्या में तोड़िएगा तो ये ना आएगा खाली। क्या है कि नहीं है? तो यही बात है हमें। अब कोई बच्चा कहता नहीं सर इसमें 1 भी तो होगा, एक तो 100 में गुना रहता है, 1 को करने वाला होता है, 1 तो 100 में गुना होता है। तो आधारभूत अंकगणित का आधारभूत परिमेय समझ में आ गया? एकदम आसान है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको ये प्रश्नावली जो है कितना 1.2 पूरा कंप्लीट समझ में आने जा रहा है। अभी पूरा बताएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं और देखते देखते प्रश्नावली हम लोग 1.2 को यूं ही खत्म कर देंगे, यूं ही बस मिनटों में खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए प्रश्नावली 1.2, यहाँ ध्यान दीजिए, वो किताब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? किताब भी निकाल लीजिए, पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 13। क्या कहा? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना? चलिए एगो दूगो बना के देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 का हम लोग बनाते हैं। 1 नंबर सवाल तोड़ते हैं, करा 140 को तोड़ दीजिए। तो 140 को तोड़ने हमको आता है, 2 से लगाएंगे कितना आएगा? फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा? फिर कैसे लगाएंगे बताइए? 5 से लगाएंगे कितना आएगा? तो हम लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। इसको आप कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, 2 कै बार है गुना? 2 बार ना। तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 हो गया, है ना? ये हो गया इसका आंसर। ना बन जाएगा? कोई भी सवाल रहेगा बन जाएगा। इसमें कोई ऐसा सवाल है जो नहीं बन रहा है? बन जाएगा? चलिए बना लीजिएगा। कोई भी सवाल रहेगा आराम से आप बना लीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। ये भी मजेदार चीज है। चलिए हम लोग बना कर देखते हैं क्या क्या चीज लिया है। देखते हैं क्या कर रहा है कि पहले आपको HCF और LCM निकालने आना चाहिए। हम आपको दोनों निकालना सिखा देते हैं। चलिए 26 है। 2 का पहला सवाल क्या कर रहा है? 2 का पहला सवाल कर रहा है 26 और चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बना? एक को बना के दिखाएंगे तो बाकी सब बनाइएगा ना अपने से। चलिए तो 26 और 91 को तोड़ते हैं। 26 को तोड़ेंगे हम, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? अब नहीं टूटेगा। 91 को तोड़ेंगे हम, कितना से लगेगा? 7 13 7 91। अब नहीं टूटेगा, हो गया, इतने हो गया। चलिए तो लिखेंगे चूंकि हल लिखेंगे, हल 26 बराबर, चूंकि 26 बराबर क्या होगा बताइए? 2 गुने तथा देखिए विधिवत रूप से बनाइएगा। तथा 91 बराबर क्या होगा बोलिए? 7 गुने 13। तो इसका निकालना है HCF और LCM। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम निकालना है। और महत्तम और लघुत्तम का वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। लघुत्तम किसे कहते हैं, महत्तम किसे कहते हैं, यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अभी बनाना बता देते हैं आपको। तो महत्तम क्या होता है देखिए, निकाल लेते। कैसे निकालेंगे? महत्तम हुआ होता है जो दोनों में हो। दोनों में कौन है? 13 हो गया इसका महत्तम, है ना? लघुत्तम निकाल लेते हैं LCM।
जो दोनों में है उसको लिख लीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लीजिए। नहीं मिल रहा है कौन? 2 और 7 नहीं मिल रहा है, गुना कर लीजिए। 13 दूना 26 गुने 7, 7 नमा 7 छक 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूना 14, 14 को 4 गो 18, कितना आ गया? तो एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है। एलसीएम कितना आया है? अब एक चीज और इसमें प्रूव करना है, तो हम एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए और कहा जांच करके दिखाइए कि क्या जांच करना है हमको। जांच करने के लिए कुछ कह रहा है, जांच करके दिखाइए कि, तो जांच करना है तो लिख लेते हैं। क्या जांच करना है? क्या जांच करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने, यहां लिख ले है, एलसीएम गुने, देख लीजिए क्या लिखा है, नहीं एचसीएफ पहले लिख ले है, तो ऐसा एचसीएफ पहले लिखा था, एचसीएफ गुने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु लेखा साहब को बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक, तो इसको जांच करना है, तो जांचने के लिए हम लेते हैं एलएचएस। क्या लेते हैं? एलएचएस माने लेफ्ट हैंड साइड, यानी बराबर के बायां तरफ उसको ले लिए। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का क्या बोलिए? गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है बताइए था? 26 और 91। तो 26 को 91 में गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 26 को रफ में गुना करेंगे, 26 को 91 में गुना, 26 9 छक 54, 6 9 54 के 4 हासिल 5, और 9 दूना 18 गो, 5 गो 23 गो, 6 6 3 2, कितना आया है? 2366 लिखेंगे, 2366। ये है एलएचएस। क्या है? इसका आरएचएस क्या है? आरएचएस है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकाले हैं बताइए जरा? एचसीएफ 13 निकाले हैं, एलसीएम कितना निकाले? 182। तो चलिए, कितना है एचसीएफ? एलसीएम अब हम 182 में 13 से गुना करेंगे। 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 3 इकाई 3 और 2 5, 2 से कहें 2, 8 इकाई 8 और 1 इकाई 1, 6 6 8 5 13 3 हासिल 1, 2366। क्या बराबर आया है? उसमें कितना आया था? 2366। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 आया है, और एचसीएफ में एलसीएम से गुना किए हैं तो 2366 आया है। तो हम लिखेंगे चूंकि एलएचएस जो है बराबर क्या आया है? आरएचएस आया है। तो हमको क्या करने के लिए करा था? दर्शाने के लिए, कि दिखाने के लिए, कि प्रूव करने के लिए। जांचिए प्रूव कीजिए, तो लिखेंगे प्रूव्ड। या प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, जांचना था, जांच किया गया है ना, क्या लिखेंगे? जांच हुआ, अच्छा छोड़ देंगे, बस हो गया। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड माने सत्यापित हुआ, जांच किया गया, बात पर प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, जांच किया गया, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, सबसे लिखा जाता है प्रूव्ड। प्रूव्ड माने होता है सत्यापित हुआ, प्रूव्ड का मतलब सत्यापित हुआ होता है, यहाँ जांच करने के लिए जांच हुआ, जांच किया गया, इस तरह से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, आपको उतारने के लिए हम दे देंगे, आराम से उतारिएगा, आज ही उतारिएगा, कल नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो आपका 2 नंबर बन जाएगा सवाल सब? है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? कि सब बता दे, बोलिए। हैं? बन जाएगा ना? तीसरा नंबर बता दे, चलिए। तीसरा नंबर प्रॉब्लम हुआ इनको, दूसरा का तीसरा। देखिए इसमें कौन कौन अंक है?
36 और कितना है? हाँ पूछ भी लीजिएगा, मान लिया हम छोड़ रहे हैं, पूछ भी लीजिएगा इतना। तो 336 को तोड़ लेते हैं हम लोग, 336 को तोड़ते हैं, क्या मतलब टूटेगा बताइए तो? 2 मरतबे, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 2, 8 दूना 16, 4 84, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 3 और हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा अच्छा 42 होगा, तो यहाँ पे गलती हो जाता, 42 से होगा भैया। बड़ा हंसी का लाता है इनमें, इलेक्ट्रिक चीज है तो इनमें हंसने की कौन बात है। 42 होगा, दूसरा आएंगे तो कितना होगा? 21 होगा, तीसरा आएंगे तो कितना होगा? 7 हो गया। अब 54 को तोड़ेंगे, 2 से, 3 से, फिर 3 से, हो गया, तोड़ लिए ना? इतना तो करने आपको आता है ना? चलिए हल क्या करेंगे? हल यहाँ पे आप लिखिएगा हल, टेस्ट में सब चेक होगा हल लिख रहे हैं कि नहीं, इसलिए हम विधिवत रूप से बता रहे हैं आपको। लिखेंगे 336 चूकी लिखेंगे, चूकी हल। देखिए हल लिखने के बाद कॉलन, तो जगह छोड़िएगा, चौथाई के इधर होना चाहिए, चौथाई के सब एन्ने, चौथाई के एन्ने होना चाहिए ना, चौथाई के एन्ने क्या लिखिएगा? चूंकि 336 चौथाई है, क्या है? हाँ 336 को तोड़े हैं तो क्या को 2 आया है? 4 को 2, 1 2 3 4, 3 और 7। इसको रफ किए हैं तो रफ इधर घेर दे, रफो बनाइएगा। अब है 54, तथा लिखे, तथा 54 बराबर, तो क्या को 3 आया है? 1 को 2 आया है, 3 बार आया है, हो गया। तो इसका HCF निकालेंगे हम लोग, HCF। HCF वह होता है जो दोनों में होता है, ठीक है ना, जो सब में होता है। तो सब में तो आ गया हमारा 2 और 1 को आया है ये वाला 3, अब तो नहीं आया है, तो आप ये निशान नहीं लगाइएगा, मतलब निशान नहीं लगाना आपको, ओके। बस क्या लिखना है? 2 आ गया तो 2 लिखिएगा, और 3 आ गया तो 3 लिख दीजिएगा, हो गया। 2 तिहाई 6। अब LCM, जा यहाँ पे तो गलती हो गया, गलती ये हो गया है कि यहाँ इसीलिए HCF बराबर 2 गुने 3 बराबर 6, इसे लिखना पड़ेगा। तथा यहाँ पे लिखना, तथा LCM, ये सब भी नियम होता है। LCM क्या है? तो LCM जो होगा, जो मिला है वो, तो कौन कौन मिल गया है? तो 1 2 मिल गया है, 1 3 मिल गया है, तो इसको 2 और 3 लिख दीजिएगा, ओके। और उसके बाद कौन कौन नहीं मिला है वो सब को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, तो क्या क्या मिल गया हमको? 2 मिल गया है और 3 मिल गया है, तो ये 2 मिल गया है और 3, मतलब थोड़ा सा निशान लगा देते हैं आपको, ये 2 मिल गया, निशान तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा सा बताने के लिए आपको, आप मगर नहीं लगाइएगा, ठीक है ना? एग्जाम में नहीं लगाइएगा, ठीक है ना? आप समझ लीजिए। 2 और 3 मिल गया, अब कौन सी बच गया है? तो बच गया 3 को 2, 1 2 3, 1 को 7, क्या को 3, 1 2 को 3, 2 को 3, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, जहाँ तक गुना होगा गुना कर दीजिए, गुने 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, 9 7, 7 9 63, गुना कर देंगे, 63 गुने 48, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 छक 48, 48 से 2 50, 4 4 3 12 का 2 हासिल 1, 6 चौका 24 1, 4 2 5 5 10 का 0 हासिल 1, 30 24, कितना आ गया? ठीक है ना बुआ? हाँ आंसर है, तो बताया एलसीएम एससीएफ, तो एलसीएम एससीएफ निकाल लिए। अब क्या करना, जांच ना करना ना है, तो जांच करने की चौथाई है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ एलएचएस, एलएचएस लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे? एलएचएस। एलएचएस में क्या होता है? दोनों संख्या, फॉर्मूला लिखिएगा,
लिख दिए। चूंकि लिखिएगा दोनों संख्याओं का, तो हम लिखने का जाएंगे, सवाल में तो है, ये है सवाल में तो है, तो लिखेंगे क्या लगे इसको, क्या डायरेक्ट है क्या नहीं, मगर लिखना नहीं लिखिएगा ना तो एलएचएस कहने में बनेगा ही नहीं। नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिख लीजिए, एक बार लिख के बने तो अच्छा रहेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। इसको जांच करके दिखाना कि सही कि गलत लिखा है। ये फार्मूला है, ये क्या है, याद कर लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम फार्मूला है, इसको जांच करके दिखाना है। इसे हटाइए, हाँ और ये बुढ़िया का लक्षण है, लक्षण हाँ, दोनों संख्या गुणनफल, तो इसका एलएचएस लीजिएगा ना, हुआ क्या लिखिएगा एलएचएस, क्या लिखिएगा एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है बताइए, दो संख्याओं नहीं दोनों संख्याओं का, दो है कि दोनों है, हैं देखिए बताइए ना, दो है, दो तो दोनों का लिखिएगा, तो गलत बात नहीं हो जाएगा फिर। यही सब ना मिस्टेक हो जाता है, जो देखता नहीं लोग कहते मिस्टेक है, मिस्टेक है तो है तो है, नहीं ध्यान दीजिएगा फिर दिक्कत होगा। हाँ, दो संख्याओं का, हर एक बात को ध्यान देना पड़ता है, हर एक बात को ध्यान दीजिएगा तभी बनिएगा स्टूड, ऐसे स्टूड नहीं करिएगा स्टूड, टॉपर बनने के लिए काम ना करना पड़ता है। दो संख्याओं का गुणनफल, टॉपर ऐसे ही बन जाइएगा। टॉपर बनने के लिए एक एक चीज आपका चेक किया जाता है। 400 कितना है, 479 बताइए, 489 अंक लाया है मैट्रिक में। क्या नंबर छूट गया, 11 ही नंबर छूटा है इसका, नहीं तो 500 होता, तब टॉप किया बिहार टॉप। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए ऐसे थोड़ी ना पहुँचा होगा वो, कॉमा चूंकि सबका पूरा हिसाब किताब रखता है वो, समझे। रुमान अशरफ, मोहम्मद रुमान अशरफ 479 अंक से टॉप किया है, बिहार में सबसे ज़्यादा नंबर अब लाया है। अभी तक इतना नंबर कोई नहीं लाता था पूरे बिहार में, 11 नंबर छूटा हुआ है टॉप होने में, मतलब 500 आने में, सॉरी बिहार का नंबर 1 लड़का ये था टॉप में। ऐसे थोड़ी नंबर लाएगा, एक एक आपको क्या लिख देगा, दोनों लिख देगा तो हो जाएगा, नहीं ना आएगा। टॉपर कहाँ से आएगा, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टॉपर के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे ना, हम तो पढ़ाएंगे टॉपर के दृष्टिकोण से, हैं तो हम ही गलती कर देंगे, एक शब्द तो जानते हैं, घबरा जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। हमको टॉपर के भी ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है बताइए तो आप ही, दो संख्या कौन कौन था, 336 और 54। 336 और 54, तो 336 में 54 से गुना कर देते हैं। आप तो साथ दीजिएगा, बोलिएगा नहीं। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, अच्छा 5 30 के 0 हासिल 3, अब 5 तिहाई 15 15 3 18 का 8 हासिल 1, अब 5 तिहाई 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 7 1 8 1, कितना आ गया 18,100 आया ना। हाँ, हमको विद्यार्थी बनकर बताना ना है, स्टूडेंट टीचर बनकर नहीं बताना है यहाँ पे, है ना। हम गुना गुना आकर लेके आएंगे, गुना फाड़ लिख देंगे, नहीं गुना भी करिए यहीं पे, ठीक है ना, ताकि तुमको लगे कि गुना सर जी करते हैं तब आता है, आसमान से टपक के नहीं आता है, गुना करना पड़ता है ना भाई, किसी को भी गुना करना पड़ेगा, हम रहे चाहे कोई रहे। ऐसा थोड़ी ना कि सर जी है तो बिना गुना करे लिख देंगे, सर जी है तो क्या रहा रट के आएंगे तो होगा, रट के आना नहीं ना भैया, रट के कितना रटिएगा, ये उसी रटना तो रट लीजिएगा, बोलिए। चलिए अब है क्या RHS, क्या है RHS, RHS में क्या है बताइए, क्या है बोलिए, HCF कितना आया हुआ है, HCF आया था 6, है ना, HCF 6, LCM 3 है, याद रखिएगा
चलिए HCF कितना आया था 6, LCM गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 1 जीरो आया तो जीरो का एक एक रहेगा, 6 तेरी 18। क्या दोनों बराबर आया है? क्या इसका LHS और RHS दोनों बराबर है? देख लीजिए, इसका LHS सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, इसका RHS सॉल्व किए तो कितना आया है, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS हो गया हमारा आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आ रहे समझ में कि नहीं, एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। हो गया, प्रूफ हो गया, तो ये भी हो गया। और बोलिए, और भी बता दो, उसमें और सवाल बचा है, बन जाएगा। चलिए ये 3 और सवाल देखते हैं हम लोग। 3 नंबर सवाल करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM निकालिए। क्या निकालना है? ये तो एकदम हल्का हो गया, बच्चा वाला सवाल हो गया, लघुत्तम महत्तम निकालने के लिए कह रहा है ना, लघुत्तम महत्तम निकालने के लिए कह रहा है ना, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम ये को बता देते हैं, कौन बता दे बोलिए, पहले बता दे, चलिए पहला बताना ही ठीक रहता है। 12, 15 और 21 का क्या क्या निकालना है? इसका निकालना है HCF और LCM मगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका कौन विधि से? चलिए इस करते हैं। तो पहले हम 12 का 15 का 21 का तोड़ लेते हैं। 12 को तोड़ लेते हैं पहले। तो 12 को तोड़ेंगे तो कितना कितना होगा बताइए। 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 हो गया। अब किसको तोड़ना है 15 को, 15 को तो कैसे 3 से लगाइए तो कितना आएगा 5 हो गया। एक क्या टूट गया बेचारा। 21 को तो कितना आएगा 3 से 7 फूट गया, सब टूट गया ना। चलिए तो क्वेश्चन है आपका चौथाई ऐसे रहता है ना कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 3। तो कैसे बनाएगा लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा 3 का 1, लिखिएगा कहते इसका हल, यहाँ लिखिएगा हल। ऐसे बनाइएगा आप लोग टेस्ट में। 3 का 1 लिख के इधर खाली यहाँ लिखिएगा। चूंकि 12 बराबर क्या क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 3। हाँ फिर लिखिएगा 15 बराबर कितना, हमने लिखा चूंकि, ये क्या चूंकि लिख दिए, दोबारा चूंकि यहाँ पर अभी नहीं लिखा जाता है। 15 बराबर क्या आएगा 3 गुने 5 और फिर तथा लास्ट में लगाना पड़ेगा तथा क्या 21 बराबर कितना है 3 गुने 7। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, HCF कितना होगा तो HCF होता है जो सब में होगा वही होगा। तो सब में क्या है 3 है, 3 है और 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और कुछ है जो तीनों में है नहीं है, तीनों में रहने वाला, तो 3 होगा HCF। और LCM कौन होता है ना, जो सब में हो। तो सब में हो तो कौन हो 3 हो, 3 है तो एगो तो 3 हो गया, तीनों है सब में। उसके बाद जो दोनों में हो, दोनों में कौन है या 2 में हो, ये नहीं है तो आप जो बचा हुआ उसको भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, तब पहले लिखते हैं 3। तो 3 लिखा गया, इसमें क्या क्या बच गया 2 और 2 बच गया, तो 2 2 बच गया। इसमें पहलका वाला में क्या बच गया 2 और 2 बच गया। 3 तक खत्म ना हो गया, 2 और 2 बच गया है ना, समझ में आ रहा ना। तो अब करेंगे हम लोग, अच्छा 2 2 हो गया। अब इसमें 3 ले लिए तो इसमें क्या बच गया 5, इसमें 3 लिए तो इसमें क्या बच गया 7। तो गुना कर दिए, गुना करने का भी आसान नियम है। 5 दूना, इसको अलग छांट के रखिए, इधर गुना कीजिए। 3 दूना 7 6 42। अब 10 से गुना करने के लिए 0 बिठा देते हैं, 420। तो HCF आ गया 3 और LCM आ गया 400, बन गया, बन जाएगा। इसी तरह से आपको 2 3 भी बनाना है, ठीक। चलिए चलें।
दिक्कत है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना पे, 4 पे। वाह क्या बात है। 4 नंबर जो सवाल है ये एक नंबर क्वेश्चन में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, कई बार इसमें पूछ दिया है। क्या दिया है जरा देखिएगा, HCF ऑफ 306, 600 प्रश्नावली 1.2 जो क्लास 10th का NCERT का है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये 0 पर अंत होगी? इसका मतलब ये हो गया कि 6 के पावर 1 कर दे हम, 6 के पावर 2 कर दे हम, 6 के पावर 3 कर दे हम, तो क्या 0 पे खत्म होगी? तो हम देखते हैं 6 के पावर 1 का मतलब 6 होता है, 6 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 36 होता है, और 6 के पावर 3 का मतलब 216 होता है, 6 के पावर 4 का मतलब 1296 होता है। लास्ट में क्या आ रहा है इसका 6, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 6। क्या ये अंत मतलब 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं, 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा जो है ये गलत बात है, मतलब इसको सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ पे तो हम जान गए कि हाँ ऐसा है, परंतु इसको सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा ये बताइए 0 पे समाप्त कौन होगा? जो अंक 0 पे समाप्त होगा वो किससे कटेगा? जो अंक 0 से समाप्त होगा वो 5 से या तो 10 से या 2 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, या तो 10 से भी कटता है। फिक्स है। मगर एक बात है, जिसके अंत में 0 है वो पक्का है कि 5 से कटेगा ही कटेगा, है कि नहीं? 5 से कटेगा, क्योंकि जिस 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। जैसे देखिए 25 है तो 25 के लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से कट जाएगा। और ये देखिए अगर मान लिए 20 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, अगर 30 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, 35 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। मगर जिसके लास्ट में 0 है वो 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इस बात को अगर समझते हैं आप तो आसानी से इसको आप बना सकते हैं। आपको इसके लिए बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा हल। मान लीजिए आप माना कि 6 to the power n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होती है। ओके, मान लेते हैं थोड़ा देखिए, ठीक है ना, मान लेते हैं 0 पर समाप्त होती है। तो आप बताइए 0 पर अगर समाप्त हो रही है तो ये स्वाभाविक है कि इसमें 5 से कटेगा, इसीलिए हाँ एक बात और है, जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है बताइए, n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। मान लेते हैं, नहीं मानते नहीं, ये दिया हुआ है, देखिए ना प्राकृतिक संख्या n के लिए है ना, n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो अगर ऐसा है तो इसीलिए क्या होगा 6 to the power n क्या होगा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा? विभाजित होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जिसके अंत में अगर 0 है, हम मानवे किए कि 0 है, तो 0 होगा तो 5 से कटवे करेगा कि नहीं कटेगा? निश्चित रूप से 5 से कटेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या, अब हम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है ना इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। कैसे? कोई भी संख्या किसी से कटता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है ना। जैसे देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 5 होता है ना। इसका मतलब 10 जो है 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, है कि नहीं है? तो अगर 6 के पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यह जो 6 to the power n है, नहीं 5 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है 5, इसका मतलब 5 जो है 6 to the power n का क्या है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य
गुणनखंड होगा, नहीं अभाज्य गुणनखंड होगा। जबकि हम जानते हैं कि 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा, है ना, 6 गुने 3, जबकि 6 बराबर 2 गुने 3 होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 6 का सिर्फ 2 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 3। 6 का सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणन खंड है। कौन कौन है, 2 तथा 3, ये ना है। इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। तो अब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से क्या होता है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, पढ़े थे हम लोग, आधारभूत प्रमेय से वो क्या कहता है, या के अनुसार क्या होता है बताइए, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक यूनिक होता है, खास होता है ना, होता है कि नहीं, अनुसार किसी भी, हाँ वही बात है, किसी भी भाज्य संख्या का जो किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य, अरे भैया अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, खास होता है। क्या होता है, खास होता है, वो और किसी का नहीं होता है, खास होता है। तो जब 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, ये नहीं है, तो 5 से कटेगा कि ना, वो बेचारा कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए 6 टू दी पावर n 5 से विभाजित, 6 टू दी पावर n क्या है, 0 पे समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है, समझ में आया, वो 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 5 से कटेगा तभी 0 से, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा वही नहीं कटेगा 0 से, तो 0 से कैसे कटेगा, जिस संख्या को हम तोड़ेंगे 2 और 3 आएगा। जैसे कि आप 12 को तोड़ दिए, 12 को तोड़िएगा, जैसे 12 को तोड़ दिए, यहाँ पे देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा ना, तो इसके आवाज गुणनखंड में 2 2 3 है, क्या 5 है, नहीं ना, तो 5 नहीं तो कहाँ से कटेगा 5 से, जिसका अंत में 0 होबे नहीं करेगा, है ना। आज जिसके अंत में 0 है वो नीचे था कि 5 में अवे करेगा, देख लीजिए, पूर्णों को करके देख लीजिए। जैसे आप 120 को ले लीजिए ना, 120 को तो याद क्या आएगा, 2 गुने 2 फिर एगो 2 एगो आएगा, एगो 5 आएगा, आया कि नहीं आएगा, लास्ट में 5 आया कि नहीं आएगा। जिसका भी अगर है ना, देख लिया आप, कोनो अंक ले लीजिए जिसके अंत में अगर देखिएगा 0 है तो 5 से कटवे करेगा, देख लीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए 50 है, 50 को तोड़िए तो क्या आएगा, 2 गुने 5 गुने 5 है कि नहीं है। जब इसमें 5 आ ही नहीं रहा गुणनखंड में तो कैसे होगा वो 5, कभी भी काटे, इसको लास्ट में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यही आंसर हो गया। राधे कृष्ण की ज्योति। देखिए अलग देखिए, अभी क्वेश्चन काला लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर
6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 यह एक भाज्य संख्या, ये माने ये भाज्य संख्या ये भी है, भाज्य संख्या ये भी है। कैसे? तो पहले तो ये जानिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और से भी कटे। एक से भी कटता हो, स्वयं से भी कटता हो और किसी अन्य संख्या से भी कटता हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो एक बात और होता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जितना भी भाज्य संख्या है ना, उस सब को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका मान कितना निकलता है, इसका भी मान कितना निकलता है, और मान निकलने के बाद ये देखते हैं क्या उसको भाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब क्या गुणनखंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं क्या, चूंकि पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, पार्ट ये है, दोनों में से 13 निकाल लेते हैं। ठीक है, 13 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 1। 13 तो कॉमन निकाल ली है ना, 13 तो कॉमन निकाल लिया तो हटिए गया, तो 11 बच गया ना, 11 इसमें बच गया क्या, 13 है ना। चलिए, ओहो भाई, कितना कॉमन लेने के बाद भी कैसे बच जाएगा ये? 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 11 7 77 77 प्लस इसमें क्या बचेगा 1 74 हो जाएगा है ना। तो 13 गुने 78 77 1 78 कितना आता है 1014। तो आप 1014 जो आ रहा है, क्या 1014 को आप आप क्या देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने का कितना आ रहा है, तो ये एक्चुअली यही ना है, इसको सॉल्व करने का मतलब इसको गुना उना करने का इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या यह भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है कि नहीं हम चेक कैसे करेंगे, जब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे इसका। 10 और 14 को हम गुणनखंड तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, दूसरे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और दूसरे भी कट रहा है, देखिए देखने से लग रहा है 10 और 14 क्या है, 10 और 14 के बारे में सोचिएगा तो आपको दिखाई देगा भैया कि लास्ट में 4 है, 4 है ना, तो यह 2 से कटेगा। तो जो संख्या 1 से भी कट रहा है, 1 से तो सब संख्या कटवे करता है, 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य है, क्या भाज्य है, भाज्य है, तो ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, इसको रीजन लिखेंगे, क्या देखिए रीजन लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे क्या, चूंकि 10 और 14 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता क्लियर, लिखा सकता है। इसीलिए क्या, इसीलिए कितना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। बस हो गया, एक चीज तो सिद्ध कर दी है। उसी प्रकार से एक और चीज है उसमें, उसको भी सिद्ध करेंगे। उसको सिद्ध करने के लिए फिर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, हमको याद ही है, चलिए उसको लिखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या था हम लोग, कितना से गुना था बोलिए, अब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने
3 गुने 2 गुने 1 आप प्लस 5। ये अब इसको सीधे करना है हमको, ठीक है ना। तो इसका भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। मान निकालेंगे कैसे? या तो सबको गुना करके 5 जोड़ देंगे, है ना, नहीं तो गुना करना भी आसान होता है। कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले दोनों में देखिए एगो टर्म, देखिए गुना से एक ही टर्म होता है, मानी सब एक गो हुआ, गुना हुआ तो सब एक गो हुआ, और जोड़ से अलग हो जाता है। तो एगो ई है एगो ई है ना, दोनों में से क्या निकाल सकते हैं कॉमन हम लोग? तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए। तो 5 कॉमन निकालिए तो क्या होगा? 7 गुने 6 गुने 5 तो निकल गया है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आप प्लस, इसमें से 5 निकालिए तो क्या बच गया है? 1 बच गया। कॉमन निकालेगा कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इसको गुना करेंगे, इसको गुना करने पर कितना आया है बोलिए? इसको गुना करने पर आ रहा है 1008। तो एक सब गुना कर दे रहे हैं, सब गुना कर देंगे आपस में, तो कितना आएगा? 1008। क्या आएगा? 1008। और उसमें जोड़ेंगे क्या? 1। तो कितना आ गया? 5 गुने 1009 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे इसको हम लोग, तो आ जाएगा 5 गुने 5 नंबर 45, 5045 आ गया। मतलब आप ये सही कथी कर रहे हैं, कॉमन में ले रहे हैं। अरे भैया ऐसे भी गुना करके ही जोड़िएगा तो उतने ना आएगा। सब गुना कीजिएगा, 6 गुने 7 कीजिए, 7 गुने जितना आएगा, फिर 5 से गुना कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए, फिर 2 से, सब गुना करके जितना आएगा, 5 जोड़ दिया तो इतना आएगा। कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है ना। तो हम गुना करने के लिए इसको कॉमन लेकर गुना किए, बात तो बराबर होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम ऐसे गुना किए तो कोई दिक्कत, आप ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको सॉल्व करने का कितना लाए हैं? 5045 लाए ना। तो क्या 5045 से भाज्य संख्या है? तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ चेक कर लेंगे ना। जो संख्या 1 से कटता हो, स्वयं से कटे और किसी से भी कट जाए, 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी से भी कट जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं ना। तो आप देखिए ना, क्या ये 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कहा था कि प्रत्येक संख्या 1 से कटती है। क्या ये स्वयं से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं से कटती है, तो स्वयं से भी कट रही है। क्या ये 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और 5 से कट रही है। तो आपको क्या लगता है भाज्य संख्या नहीं है ना? ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसका मतलब चूंकि क्या है? 50 45 क्या है? को नहीं, को अभाज्य संख्याओं के, को अभाज्य, वही डायलॉग लिखना है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? इसीलिए 5 कितना है? हाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 सबको ब्रैकेट में कर लिए। एक क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर? तो दिक्कत है? लिख लिए, यह भी हो गया। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः कितने समय के बाद वो मिलेंगे उसी स्थान पे? इसका मतलब समझिए, एक मैदान है जो वृत्ताकार मैदान है, जो इस प्रकार से है। देखिए एक वृत्ताकार मैदान जो है ना, इस प्रकार से एक मैदान है वृत्ताकार। ओके, इस मैदान पर एक स्थान है, जैसे यहाँ पे चलना शुरू किया। ओके, एक स्थान ए है। ओके, यहाँ से एक बार सोनिया चलती है, सोनिया यानी एस चल रही है। तो एस जब सोनिया चलती है ना, तो इस मैदान को एक चक्कर लगाती है ना, तो
तो उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। सोनिया को लगता है कितना? 18 मिनट। ओके, 18 मिनट, ठीक है ना। और जबकि उसी मैदान में जबकि रवि चक्कर लगाता है उसी जगह से, तो वो रवि चक्कर लगाता है तो मात्र कितना लगता है उसको? 12 मिनट लगता है। रवि चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है। रवि चलता है तो 12 मिनट। सोनिया चक्कर लगाती है कितना मिनट में? 18 मिनट। और रवि चक्कर लगाता है कितना मिनट में? अगर दोनों को साथे खड़ा करा दिया गया हो, एक साथे खड़ा करा दिया गया, सोनिया भी खड़ी है और रवि भी खड़ा है, दोनों चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ा, एक ही समय में स्टार्ट किया, ये दोनों एक ही समय में स्टार्ट किया और एक ही दिशा में एक ही स्थान से स्टार्ट किया। याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक ही जगह से एक ही समय में एक ही दिशा में स्टार्ट किया है। मगर दूसरा बार जब यहाँ पे आएगा तो जो रवि है वो दौड़ के चला आएगा कितना मिनट में? 12 मिनट में चला आएगा। रवि कितना मिनट में चला आएगा? 12 मिनट में चला आएगा। और सोनिया अभी पीछे होगी क्योंकि वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है। रवि आ गया रहेगा और सोनिया अभी रास्ते में होगी। जैसे रवि यहाँ से चक्कर लगाया और आ गया यहाँ पे, आ गया एक चक्कर लगा के 12 मिनट में, अभी सोनिया अभी जाके अभी यहीं पर होगी, सोनिया अभी यहीं पर होगी, है ना। तो रवि आप रुकेगा थोड़ी, रवि फिर आगे बढ़ेगा ना आगे चक्कर लगाने के लिए, तो सोनिया यहाँ पे आएगी। तो वो कब दोबारा फिर उसी जगह पे मिलेगी, ये सवाल है। इसको सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 12 को और 18 का दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे 12 को तोड़ लीजिए, 12 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 18 को तोड़ने आता है आपको तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जो मिले, ये मिल गया, ये मिल गया, तो 2 और 3 मिल गया। और जो नहीं मिल रहा है, कौन कौन है? 2 और 3 नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 3, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 36। 36 मिनट के बाद वो आपस में एक दूसरे से मिलेगी, 36 मिनट के बाद, है ना, ठीक है ना। कब मिलेगी? 36 मिनट के बाद। अब बात को साथ समझिए, इसका मतलब ही समझ लीजिए। अब तो बन गया, सवाल बन गया, तो मतलब समझ लीजिए। जैसे 12 का अपवर्तांक लिखते हैं, कितना 12 किसे किसे करता है? 12 का बोलिए, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। आगे चलेगा 18 का, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तेरी 54, 18 चौका 72, 18 पंचे 90। देखिए बढ़ेगा इसका भी। तो पहली बार कौन ऐसा चीज है जो दोनों में मिल रहा है? पहली बार 36 मिनट में मिलेगा, है, और फिर दूसरा कार कब मिलेगा? और आगे पढ़ा लिख निकाल सकते हैं कि तीसरा कार कब मिलेगा, चौथा कब मिलेगा, पांचवा कब मिलेगा। वही जगह पे रास्ता में तो बार बार मिलेगा, मगर वही जगह पे कब मिलेगा? 36 मिनट पर, 72 मिनट पर, और फिर आगे फिर उस तरह से करेंगे तो मिलेगा, है ना। आ रही समझ में? हाँ, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि रवि एक चक्कर लगा के 12 मिनट में यहाँ आ गया, और सोनिया क्या की? अभी यहीं पर है, तो 36 मिनट के बाद मिलेगा। तो 36 मिनट के बाद रवि का चक्कर लगा चुका रहेगा। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। रवि 3 चक्कर लगाया रहेगा। सोनिया वो 18 मिनट में लगाती है, तो 18 का 18, 18 दूना 36, ये 2 चक्कर लगाए रहेगी। नहीं, 36 मिनट के बाद सोनिया 2 चक्कर लगाए रहेगी और रवि 3 चक्कर लगा चुका रहेगा, है ना। वह मिलेगा वही जगह पे फिर रास्ता में मिलेगा, परंतु वही जगह पे कब मिलेगा? फिर 72 पे। तो 72 पे जाएगा तो रवि का चक्कर लगा चुका रहेगा, 6 चक्कर, 12 चक्कर 72। सोनिया 4 चक्कर लगाए रहेगी क्योंकि स्लो चल रही, थोड़ा वो दौड़ने होता, फास्ट नहीं दौड़ पा रही, है ना।